This is R.K. Shukla, ex-faculty of Alan and Akash, और nowadays working for you. तो बच्चों अभी हम लोग बात कर रहे हैं नीट 2022 के बारे में। एग्ज़ाम बिल्कुल आपके सामने है। मुश्किल से 10-12 डेज बाकी रह गए हैं और उतने दिनों में आपको आपकी तैयारी को अच्छे ढंग से परफॉर्म करना है। मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है और बार बार आपने रिवीजन भी किया है, तो जिस पैटर्न को आपने फॉलो किया है वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा तैयारी आप नहीं कर पाए हो, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप दिन रात आप मेहनत कर रहे होगे और उसके बाद भी लगातार आपको ऐसा लगता होगा कि आपके टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं और आज के दिन जितना आप करना चाहते थे उतना आप नहीं कर पाए। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही ट्रैक पर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उतना अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से पढ़ाई में मन लगना आपका बंद हो चुका होगा और आप बहुत डिप्रेशन में होंगे। आपको बहुत जो है डिप्रेशन होगा और ऐसा लगता होगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा आपको लगता है तो ऐसे में बहुत सारे रास्ते मैंने आपको दिखाए हैं और लगातार चीज़ों का हम रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कल हमने बात किया था एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम को आधा घंटे में रिवाइज करने का, तैयार करने का तरीका हमने देखा था। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं डाइजेशन की रिवीजन के बारे में और हार्डली 15 से 20 मिनट में वो सारे टॉपिक मैं टच करूंगा जिनकी आपको जरूरत है नीट 2022 के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। चलिए बात करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और बहुत ही कम टाइम में 15 से 20 मिनट में डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के जितने भी एग्जामिनेशन में आने वाले पॉइंट हैं, जितने कंटेंट हैं, वो सब के सब हम लोग कवर करेंगे। तो देखो सबसे पहले एक डायग्राम एलिमेंट्री कैनाल का आपके सामने है। दिस इज माउथ, इट इज फॉलोड बाय बक्कल और ओरल कैविटी, उसके बाद में फैरिंग्स के बाद में इसोफेगस के बाद में स्टमक के बाद ड्यूडिनम और ड्यूडिनम के बाद आप देखोगे, ड्यूडिनम के बाद ये हो जाएगा जेजुनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, दिस इज इलियम एंड इलियम इज फॉलोड बाय सीकम एंड सीकम विद वर्मीफॉर्म appendix and vermiform appendix is a diverticulum और blind sac like structure। उसके बाद क्या रहेगा? ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon and finally rectum, and rectum is followed by anal canal and anal canal is followed by anus। ठीक है, चलो तो अब उसके बाद हम बात करेंगे, एक कंप्लीट डिस्कशन के बाद हम बात करेंगे ह्यूमन टीथ के बारे में। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, DTH। आपको मालूम है DTH का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टू होम। बट यहां ये टीथ का टाइप है, D फॉर डाइफायोडोंट, T फॉर थिकोडोंट एंड H फॉर हेटेरोडोंट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डाइफायोडोंट? 2 सेट ऑफ टीथ आर फाउंड। थिकोडोंट का मतलब क्या होता है? टीथ लॉजेस इन बोनी सॉकेट विच इज कॉल्ड एज थीका। एक बोनी सॉकेट है जिसका नाम है थीका, उसमें टीथ क्या होता है? लॉजेस रहते हैं। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, 4 तरह का टीथ हमारे उसमें पाया जाता है बक्कल कैविटी में। सो डिफरेंट टाइप के टीथ का पाया जाना, दिस इज कॉल्ड एज हेटेरोडोंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे डाइफायोडोंट डेंटिशन। इसके बारे में बार बार क्वेश्चन आता है, तो याद रखना 2 सेट ऑफ डेंटिशन का पाया जाना, दिस इज कॉल्ड एज डाइफायोडोंट डेंटिशन। एक मिल्क डेंटिशन है जिसका फॉर्मूला है 2102 अच्छी तरह से ये फॉर्मूला याद रखना है और ये डेसिडुअस है, मतलब एक उम्र के बाद इसे क्या होना है? इसका लॉस हो जाना है। उसके बाद परमानेंट डेंटिशन जिसका फॉर्मूला है 2123 और ये नॉन डेसिडुअस है। अगर आप मिल्क डेंटिशन और परमानेंट डेंटिशन में कंपैरिजन करते हो तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि प्रीमोलर आर एब्सेंट इन मिल्क डेंटिशन। Got it? And number of molar is only 2, while in permanent dentition number of molar is 3। ये 2 डिफरेंस इसमें है। फिर देखो एक क्वेश्चन बनता है ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस एंड गलिट। देखो ये नेजल चैम्बर,
ये बक्कल कैविटी, और उसके नीचे रहेगा लैरिंग्स, और इन तीनों के बैक साइड में फेरिंग्स पाया जाता है। अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड एज नेसोफेरिंग्स। याद रखना, फेरिंग्स का जो हिस्सा नेजल चैम्बर के पीछे है ये कहलाता है नेसोफेरिंग्स। सेकेंड पार्ट जो बक्कल कैविटी के पीछे है दिस इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स, एंड थर्ड पार्ट जो कि लैरिंग्स के पीछे है दिस इज कॉल्ड एज लैरिंगोफेरिंग्स। अब एक बात यहां पे याद रखना कि लैरिंगोफेरिंग्स की ईसोफेगस में ओपनिंग क्या कहलाता है? गलेट कहलाता है। अच्छी तरह से याद रखना, लैरिंगोफेरिंग्स का ईसोफेगस में ओपनिंग क्या कहलाता है? गलेट, जबकि लैरिंगोफेरिंग्स का लैरिंग्स में ओपनिंग क्या कहलाता है? ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस का लिड क्या कहलाता है? एपीग्लॉटिस। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया किसके बारे में? स्टमक के बारे में हमने बात किया है। और स्टमक में याद रखना, स्टमक का ये इसोफेगस वाला पार्ट है जो कहां जाकर खुलता है? स्टमक में जाकर खुलता है। स्टमक इज कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, जहां पर इसमें इसोफेगस का ओपनिंग है वो पार्ट क्या कहलाता है? कार्डियक स्टमक। अच्छी तरह से याद रखना, इसोफेगस का जहां पर ओपनिंग है वो क्या कहलाता है? कार्डियक स्टमक। उसके बाद वाला भाग क्या कहलाता है? फंडस। और स्टमक का जो मेन पार्ट है जो साइज में सबसे बड़े साइज का होता है दिस इज कॉल्ड एज बॉडी। और लास्ट पार्ट जहां पर ड्यूडिनम का ओपनिंग होता है दिस इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्टमक। देखो बच्चों, एक बात यहां याद रखना, यहां कंप्लीट डाइजेशन के बारे में जिक्र हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप कंप्लीट डाइजेशन के बारे में जिक्र करना चाहते हो, पूरा डाइजेशन आप पढ़ना चाहते हो, तो याद रखना उसके लिए अलग से मैंने नोट्स बनाया हुआ है जिसकी लिंक यहां बीच बीच में आपको लेक्चर के साथ मिल जाएगी। बट यहां हम कंप्लीट डाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब एक बात याद रखना, बॉडी में कंप्लीट गैस्ट्रिक ग्लैंड मींस कोमा, COMA, कोमा इज फाउंड। कोमा क्या होता है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। जबकि स्टमक के दूसरे पार्ट में केवल म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। अच्छा, कहीं कहीं फंडस में भी कोमा पाया जाता है। ठीक है। अब एक बात यहां पे याद रखना कि इसोफेगस और कार्डियक स्टमक के जंक्शन पर क्या होता है? इसोफिजियल गैस्ट्रिक स्फिंक्टर। जबकि पाइलोरिक स्टमक और ड्यूडिनम की ओपनिंग पर क्या होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। सेंट्रल लाइन पर आएंगे कोमा, COMA, C फॉर चीफ और पैप्टिक और प्रिंसिपल सेल टेक पार्ट इन सीक्रेशन ऑफ एंजाइम। O फॉर ऑक्सिंटिंग और पैराइटल सेल जो क्या करता है? HCl का सीक्रेशन करता है, और कैसेल इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सीक्रेशन करता है जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी है। M फॉर म्यूकस सेल, ये क्या करता है? म्यूकस का सीक्रेशन करता है। एंड A फॉर आर्जेंटिफेरस सेल टेक पार्ट इन सीक्रेशन ऑफ हार्मोन गैस्ट्रिन। ये किसका सीक्रेशन करता है? ये गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ये देखो, यहां पर हमने कंप्लीट डायग्राम बनाया। स्टमक का शेप कैसा है? जे शेप। स्टमक का शेप यहां पर कैसा है? अच्छी तरह से याद रखना, स्टमक यहां पर जे शेप। ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये सी शेप ड्यूडिनम, उसके बाद ये छोटा सा क्वाइल्ड जेजुनम, और उसके बाद हाईली क्वाइल्ड इलियम। इलियम कैसा स्ट्रक्चर है? हाईली क्वाइल्ड। और इलियम के बाद क्या आ जाएगा? सीकम, और सीकम के बाद आ जाएगा बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। गॉट इट माय पॉइंट? फिर यहां पे हम बात करेंगे सेल इन इंटेस्टाइनल ग्लैंड। एक दूसरा फॉर्मूला है बाप इन जुआ, B फॉर ब्रूनर्स ग्लैंड। और ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पाया जाता है? सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडिनम में, और क्या करता है? म्यूकस का सीक्रेशन करता है। P फॉर पैनेथ सेल, और पैनेथ सेल किसका सीक्रेशन करता है? एंजाइम लाइसोजाइम एंड डिफेंसिन। Z फॉर जाइमोजिन और पेप्टाइड सेल किसका सीक्रेशन करता है? एंजाइम का। U फॉर अनडिफरेंशिएटेड और स्टेम सेल टेक पार्ट इन रिप्लेसमेंट ऑफ सेल ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। एंड A फॉर आर्जेंटिफेरस सेल टेक पार्ट इन सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड कुल मिलाकर कितना पेयर है? 3 पेयर है। और इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, पीमल इन सीबर। थोड़ा देर के लिए मान लो पीमल एक बहुत ही शैतान बच्चा था जो शैतानी करते करते सीबर में गिर गया।
ठीक है, इसमें याद रखना पीमल जो नाम है ये सलाइवरी ग्लैंड का नाम है, एंड सीवर किसका नाम है, ये सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट का नाम है। देन पी फॉर पैरोटिड, और इसकी डक्ट का नाम क्या है, डक्ट ऑफ स्टेंसन। एस, और ये किसका सीक्रेशन करता है, केबल एंजाइम का सीक्रेशन करता है। एम फॉर सब मैंडिबुलर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब मैक्सिलरी, और इसकी डक्ट का नाम क्या है, बॉटसन डक्ट, और ये किसका सीक्रेशन करता है, म्यूकस का। एंड एल फॉर सबलिंगुअल, जो कि म्यूकस और एंजाइम दोनों का सीक्रेशन करता है, और इसकी डक्ट का नाम क्या है, डक्ट ऑफ रेविनस, जो बहुत सारी है। ठीक है, फिर हमने बात किया लीवर के बारे में। देखो लीवर को ध्यान से देखेंगे, लीवर इज कंसिस्ट ऑफ 2 लोब। इसका जो बड़े साइज का लोब है दिस इज कॉल्ड एज राइट सेंट्रल लोब, और इसके लोअर सरफेस पर गॉल ब्लैडर पाया जाता है, इस बात को याद रखना। और गॉल ब्लैडर का डक्ट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट। गॉट इट माई पॉइंट। लेफ्ट सेंट्रल लोब राइट के कंपैरिजन में छोटा होता है, इसका साइज छोटा होता है, और दोनों ही राइट सेंट्रल और लेफ्ट सेंट्रल के बीच में एक लिगामेंट है, एक अटैचमेंट है, दिस इज कॉल्ड एज फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। फिर याद रखना लीवर के लोब से निकलने वाली डक्ट क्या कहलाती है, दिस आर कॉल्ड एज हिपैटिक डक्ट। ये राइट हिपैटिक डक्ट है जिसका ओरिजिन कहां से होता है, राइट सेंट्रल लोब से। ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है जिसका ओरिजिन कहां से होता है, लेफ्ट सेंट्रल लोब से। और इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, कॉमन हिपैटिक डक्ट। और कॉमन हिपैटिक डक्ट का फ्यूजन होगा सिस्टिक डक्ट के साथ, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, फिर हमने यहां पर एक सेक्शन लिया है लीवर का। अगर आप लीवर का सेक्शन लेते हो तो याद रखना लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, हिपैटिक लोब्यूल। ठीक है, और हिपैटिक लोब्यूल कैसा स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसका जो कवरिंग है दिस इज कॉल्ड एज ग्लीसन्स कैप्सूल, एंड ग्लीसन्स कैप्सूल इज कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर इसमें जितने एंगल हैं सभी एंगल पर क्या होगा, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा, दिस इज कॉल्ड एज पोर्टल ट्रायड, बिकॉज 3 टाइप ऑफ वेसल्स आर फाउंड इन दिस स्ट्रक्चर। इसके सेंटर पर एक कैनाल है, दिस कैनाल इज कॉल्ड एज सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल से पेरीफरी तक, याद रखना सेंट्रल कैनाल से पेरीफरी तक हिपैटिक कॉर्ड पाया जाता है। हिपैटिक कॉर्ड कई सारी सेल से बना होता है, और इन सेल, एक सेल को हम क्या कहते हैं, हिपैटोसाइट, और इसका एक लाइन क्या कहलाता है, हिपैटिक कॉर्ड। और हिपैटिक कॉर्ड के बीच का जो गैप है दिस इज कॉल्ड एज साइनोसॉइड, एंड इट कंटेन सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल विच इज कॉल्ड एज कुफर सेल। याद रखना बाइल जूस का सिंथेसिस करने का काम किसका है, वो हिपैटोसाइट का है। फिर उसके बाद बात करेंगे पैंक्रियास के बारे में। पैंक्रियास के बारे में रिवीजन में हमें बहुत ज्यादा बात नहीं करना है, बट एक बात यहां पे समझना है कि ये 2 हार्मोन का सीक्रेशन करता है, इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकेगॉन। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करता है, और कहां स्टोर कर देता है, लीवर में। मतलब ये ब्लड प्लाज्मा से शुगर की क्वांटिटी को कम करने का काम करता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। और ये पैंक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से निकलता है। फिर दूसरा हार्मोन कौन सा है, ग्लूकेगॉन। ये क्या करता है, ग्लाइकोजिन का ब्रेकडाउन करता है और उसको ग्लूकोज में बदल देता है। मतलब ये ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज की क्वांटिटी को बढ़ाने का काम करता है, दैट्स व्हाई दिस इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। और इसका सीक्रेशन कहां से होता है, अल्फा सेल से होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करेंगे। देखो अगर इसमें से इन टॉपिक को आपको डिटेल में देखना है तो नीचे मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। ये सारे टॉपिक अलग अलग लिंक में डिटेल में आपको मिल जाएंगे। जैसे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो ये लिंक है जिसको देखकर आप उसका डिटेल पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमने एलिमेंट्री कैनाल का टीएस लिया है। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज सीरोसा, सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज मस्कुलेरिस म्यूकोसा। ये सेकेंड लेयर है जो क्या कहलाता है, मस्कुलेरिस म्यूकोसा। थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा, जो यहां पर स्काई ब्लू कलर से बना हुआ है। एंड इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज म्यूकोसा, और इसका जो कैविटी है दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। ठीक है, फिर हम इसका अब यहां पर आपको याद रखना है कि इसमें से एक छोटा सा पोर्शन हमने लिया है और उसको हम डिटेल में देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज सीरोसा। उसके बाद ये मस्कुलेरिस म्यूकोसा या मस्कुलेरिस एक्सटर्ना या मस्कुलेरिस लेयर है, जिसमें देखो 3 तरह का मसल्स है। आउटर मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इट इज फॉलोड बाय सर्कुलर मसल्स, और उसके नीचे ऑब्लिक मसल्स है विच आर फाउंड ओनली इन स्टमक।
अगर स्टमक के अलावा और किसी पार्ट की आप बात करोगे तो उसमें ऑब्लिक मसल्स नहीं पाई जाती। और याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में माइंटिक और ऑर्बैक प्लेक्सस, माइंटिक और ऑर्बैक प्लेक्सस है, और ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो एलिमेंट्री कैनाल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर देखो ऑब्लिक मसल्स के नीचे क्या मिलेगा, सबम्यूकोसा, और सबम्यूकोसा में पाया जाता है मिशनर प्लेक्सस। और मिशनर प्लेक्सस भी क्या है, याद रखना, मिशनर प्लेक्सस भी जो है ये किसका पार्ट है, ये जो है उसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। उसके अलावा सबम्यूकोसा में, ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है, जो कहां जाकर खुलती है, ये इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में जाकर खुलती है। ठीक है, फिर ये अब हम बात कर रहे हैं म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर केवल आप म्यूकोसा की बात करोगे तो उसमें भी सबसे बाहर आपको मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उसके बाद आपको मिलेगा सर्कुलर मसल्स, और दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मस्कुलरिस इंटरना। फिर उसके बाद आपको मिलेगा पेयर्स पैचेस, उसके बाद आपको मिलेगा लेमिना प्रोप्रिया, और सबसे अंदर आपको क्या मिलेगा, म्यूकोसल एपिथेलियम। और याद रखना, लेमिना प्रोप्रिया में पेयर्स पैचेस और इंटेस्टाइनल टॉन्सिल, These are found in इलियम ओनली, केवल इलियम में पाए जाते हैं। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह सेट करके रखना है। ठीक है, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद, और याद रखना, इसमें म्यूकोसल एपिथेलियम में ये क्या है, ये बिलाई है, और बिलाई के ऊपर माइक्रोबिलाई भी पाया जाता है। और बिलाई के बीच का जो स्पेस है, दो बिलाई के बीच का स्पेस में क्रिप्ट ऑफ लीवर कुन पाया जाता है, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। तो सबसे पहले हमने बात किया मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अगर इसका डिटेल आप देखना चाहते हो तो ये इस स्लाइड पर नीचे ये लिंक है, जिसमें प्रोटीन के डाइजेशन को बहुत डिटेल में जाकर आप देख सकते हो। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप उसको चाहें डिटेल में जाकर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत डिटेल में आपको देखने का जरूरत नहीं है। जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, पैप्टोन, पैप्टोन के बाद प्रोटियोसिस, प्रोटियोसिस के बाद पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड के बाद क्या बनेगा, डाई एंड ट्राईपेप्टाइड, और सबसे बाद में अमीनो एसिड। अब देखो ध्यान से देखना है, प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड में डिसोसिएशन, किसमें, पॉलीपेप्टाइड में डिसोसिएशन प्रोटीन का कौन करता है, पैप्सिन। पैप्सिन कहां पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में। काम कहां करता है, ल्यूमेन ऑफ स्टमक। और किस पीएच पे काम करता है, हाईली एसिडिक, मींस 1.5 से 3.5 पीएच पर काम करता है। ठीक है, फिर याद रखना, यही एक दूसरा एंजाइम काम करता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ये पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 7.5 टू 8.5 पीएच पे काम करता है, जो कि प्रोटीन को डाई एंड ट्राईपेप्टाइड तक इसका ब्रेकडाउन कर सकता है। फिर पॉलीपेप्टाइड का डाई एंड ट्राईपेप्टाइड में ब्रेकडाउन करने में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ऑल दीज आर एंजाइम फ्रॉम पैंक्रियाटिक जूस, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर डाई एंड ट्राईपेप्टाइड को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करने में ट्राईपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज, बोथ ऑफ देम आर एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। और इसका एक्शन साइट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत ध्यान से इस एक चार्ट को देखना है, ये अकेला चार्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को क्लियर कर देता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा बात कर लें एक्टिवेशन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंडोपेप्टाइडेज। प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन के जो गैस्ट्रिक एंजाइम है और पैंक्रियाटिक एंजाइम है, उनका सीक्रेशन किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। फिर उनका एक्टिवेशन कैसे होता है उसके बारे में हम बात करें। जैसे गैस्ट्रिक जूस का एंजाइम है पैप्सिनोजन, इसका एक्टिवेशन कौन करेगा, HCl, और HCl इसे पैप्सिन में बदल देगा। फिर इसका दूसरा एंजाइम है जो वास्तव में कर्डलिंग एजेंट है, लेकिन गलती से एंजाइम मान लिया जाता है, प्रोरेनिन, और इसका एक्टिवेशन कौन करेगा, पैप्सिन और HCl, और इसका प्रो हटा देगा, इसे रेनिन में बदल देगा। फिर पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम है ट्रिप्सिनोजिन, इसके एक्टिवेशन का मतलब क्या है, इसका ओजिन हटाना और ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में बदलना। ये कौन करेगा, एंटेरोकाइनेज ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, फिर काइमोट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजन का एक्टिवेशन कौन करेगा, ट्रिप्सिन एंड एंटेरोकाइनेज, और जब इसका एक्टिवेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, काइमोट्रिप्सिन। फिर प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसका एक्टिवेशन का मतलब इसका प्रो हटाना। देखो एक बात याद रखना है, अगर किसी प्रोटीन के पहले प्रो लगा है तो वो उसका इनएक्टिव फॉर्म है, या बाद में ओजिन लगा है, बाद में ओजिन या पहले प्रो लगा है तो वो उसका इनएक्टिव फॉर्म है। एक्टिव करने के लिए आपको प्रो और ओजिन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो इसके डाइजेशन की बात हम कहां से चालू करेंगे, पॉलीसैकेराइड से। और पॉलीसैकेराइड का कॉमन एग्जांपल क्या है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है,
जब पॉलीसैकेराइड का सबसे पहले डाइजेशन होगा, कौन करेगा? सलाइवरी एमाइलेज या ट्राइलिन, जो कहां पाया जाता है? सलाइवा में, बक्कल कैविटी में, और 6.8 pH पर, मतलब स्लाइटली एसिडिक pH पर काम करता है। और इसका दूसरा एंजाइम है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जो पैंक्रियाटिक जूस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। ये दोनों एंजाइम पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलेंगे, ठीक है। फिर डाइसैकेराइड का 3 कॉमन कैटेगरी है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। इनका डाइजेशन कौन करेगा? इंटेस्टाइनल जूस या सिक्कस एंटेरिकस। माल्टोज का डाइजेशन माल्टेस करेगा और इसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल देगा। सुक्रोज का डाइजेशन सुक्रेज करेगा और इसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल देगा। लैक्टोज का डाइजेशन लैक्टेज करेगा और इसे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देगा। तो यहां पर शुगर का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर बात कर लें डाइजेशन ऑफ लिपिड और ट्राइग्लिसराइड। देखो इसका 3 एंजाइम है। नंबर 1 गैस्ट्रिक लाइपेज, जिसका सीक्रेशन कहां से होता है? स्टमक में, और ये स्टमक में ही काम करता है और हाईली एसिडिक मीडियम मींस 1.5 to 3.5 पर काम करता है एंड 2 to 5% लिपिड का डाइजेशन करता है। ये इतने कम लिपिड का डाइजेशन क्यों करता है? उसके 2 कारण। पहला, लिपिड के डाइजेशन के लिए लाइपेज को काम करने के लिए बेसिक मीडियम की जरूरत है और यहां पर मीडियम कैसा है? हाईली एसिडिक है। दूसरी, यहां पर जो लिपिड है वो अनइमल्सिफाइड है। अनइमल्सिफाइड लिपिड में लाइपेज के काम करने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। लाइपेज कहां काम करता है? इमल्सिफाइड लिपिड में काम करता है। इस बात को याद रखना। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है। और इमल्सिफिकेशन कौन करता है? वो करता है बाइल जूस, ठीक है। तो स्टमक में जो लिपिड होता है वो कैसा होता है? अनइमल्सिफाइड होता है। फिर दूसरा एंजाइम कैसा है? पैंक्रियाटिक लाइपेज। यहां तक मीडियम क्या हो जाता है? 7.5 to 8.5, जो कि लाइपेज को काम करने के लिए सूटेबल है और लिपिड का इमल्सिफिकेशन भी हो जाता है। इन दोनों चीजों की वजह से यहां पर लगभग 70% लिपिड का डाइजेशन होता है। और तीसरा एंजाइम इंटेस्टाइनल लाइपेज, जो इस स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, लगभग 30% लिपिड का डाइजेशन करता है। लिपिड का जब डाइजेशन होगा तो सबसे पहले क्या बनेगा? डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। एक फैटी एसिड बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा? डाइग्लिसराइड, ठीक है। फिर डाइग्लिसराइड से एक फैटी एसिड और बाहर निकल जाएगा। यही 3 एंजाइम ये काम भी करेंगे, उससे बनेगा मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। फिर उसमें से एक फैटी एसिड और बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और यहां पर भी ये तीनों एंजाइम ही काम करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जब डाइजेशन होगा तो सबसे पहले क्या बनेगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फिर उसका भी डाइजेशन होगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट, और सबसे बाद में क्या बनेगा? बेस प्लस शुगर। गॉट इट माय पॉइंट? अब इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कौन करेगा? एंजाइम न्यूक्लियस और पैंक्रियाटिक जूस, जो कहां काम करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। न्यूक्लियोटाइड्स का डाइजेशन कौन करेगा? एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। एंजाइम न्यूक्लियो और जो है ये न्यूक्लियोसाइड का डाइजेशन कौन करेगा? एंजाइम न्यूक्लियोसाइड, जो इंटेस्टाइनल जूस में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। तो फाइनली क्या बन जाएगा? बेस प्लस शुगर, और यहां न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन पूरा हो जाता है। फिर हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो 2 तरह से एब्जॉर्प्शन होता है। नंबर 1 पैसिव ट्रांसपोर्ट से, जिसमें एटीपी खर्च नहीं होता, और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, जिसमें एनर्जी खर्च होता है। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू सिंपल डिफ्यूजन एज वेल एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन से किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और क्लोराइड। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से किसका होता है? फ्रक्टोज। देखो यहां थोड़ा हम लोग एनसीईआरटी से बैरी कर रहे हैं। एनसीईआरटी से बैरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को जैसा लिखा है उससे आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारी बुक को पढ़ा और उसके बाद इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से किसका होगा? गैलेक्टोस, और उसके बाद याद रखना गैलेक्टोस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड कपल्ड विद सोडियम। सोडियम के साथ अमीनो एसिड का भी यहां पर डाइजेशन होगा। याद रखना ये ग्लूकोज है, गलती से ये गैलेक्टोस हो गया, ये ग्लूकोज है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल में कहां कहां किस किस पार्ट का एब्जॉर्प्शन होगा। तो याद रखना बक्कल कैविटी में केवल ड्रग, मेडिसिन, जो आप दवाई खाते हो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और स्टमक में किसका होता है? वाटर, अल्कोहल एंड सिंपल शुगर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी कंटेंट का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हो तो वाटर, मिनरल एंड ड्रग्स,
ठीक है। फिर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ड्यूटीनम में यहां पे एक फॉर्मूला है IDBI, अच्छी तरह से याद रखना। D फॉर ड्यूटीनम, I फॉर आयरन, ठीक है, और दूसरा I फॉर इलियम एंड B फॉर विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट, ठीक है। तो याद रखना ड्यूटीनम में केवल आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, इलियम में केवल विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट का होता है, और जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है और सभी कंटेंट का होता है। तो जेजुनम में जिन कंटेंट का है उनका नाम याद नहीं करना है, लेकिन ड्यूटीनम और इलियम वाला याद कर लेना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑन द डाइजेशन, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें गैस्ट्रिक फेज मतलब डाइजेशन इन स्टमक। तो देखो स्टमक की जो आर्जेंटिफेरस सेल है ये क्या करता है, हार्मोन गैस्ट्रिन का सीक्रेशन करता है, और ये हार्मोन गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन के लिए, और ये गैस्ट्रिक जूस के और ये गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है जिससे स्टमक में डाइजेशन होता है। फिर आर्जेंटिफेरस सेल ऑफ ड्यूटीनम क्या करता है, हार्मोन एंटेरोगैस्टेरोन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का सीक्रेशन करता है। ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है जिससे गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन रुक जाता है। फिर बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑन लीवर। तो याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन की आर्जेंटिफेरस सेल एक हार्मोन का सीक्रेशन करता है CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर करता है जिससे बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है, ठीक है। और यहां से दूसरा हार्मोन निकलता है अगले सेट से, हार्मोन हेपेटोक्राइनिन एंड सीक्रेटिन। ये क्या करता है, स्टिमुलेशन ऑफ हेपेटिक सेल फॉर सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस। देखो CCK ने क्या किया, गॉल ब्लैडर में जितना बाइल जूस था वो सब कहां पहुंचा दिया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया। तो अब फिर से गॉल ब्लैडर में बाइल जूस की जरूरत है, वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा हेपेटिक सेल, और ये काम कौन करेगा, हेपेटोक्राइनिन एंड सीक्रेटिन, ठीक है। फिर हार्मोनल कंट्रोल ऑन पैंक्रियाटिक जूस। तो याद रखना पैंक्रियाटिक जूस का हार्मोनल कंट्रोल मेनली दो हार्मोन करता है। सबसे पहले हार्मोन सीक्रेटिन, ये क्या करता है, स्टिमुलेशन ऑफ एसिनस ऑफ पैंक्रियास फॉर सीक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, रिलीज बाइकार्बोनेट इन पैंक्रियाटिक जूस और पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा हार्मोन क्या है, पैंक्रियोजाइमिन, ये क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम को रिलीज करवाता है। और सबसे बाद में आर्जेंटिफेरस सेल इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से 3 हार्मोन निकलते हैं। सबसे पहले हार्मोन ड्यूक्राइनिन, ये ब्रूनर्स ग्लैंड को म्यूकस के सीक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। दूसरा हार्मोन एंटेरोक्राइनिन, ये क्या करता है, क्रिप्ट ऑफ लीवर उनको इंटेस्टाइनल जूस के सीक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। और हार्मोन ब्लीक्राइनिन, ये इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ माइक्रोबिलाई फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो डाइजेशन में इतना पढ़ना नीट 2022 के लिए बहुत काफी होगा। तो अभी फिलहाल इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की अगर आपका पहले से तैयारी है तो पहले की चीजों को पढ़कर अब आपको रिवीजन के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करना है। और अगर पहले से तैयारी नहीं है, इसका PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। गॉट इट माय पॉइंट? तो PDF का इस्तेमाल करना है और रिवीजन करने में इन तमाम सारी चीजों का इस्तेमाल करना है। ओके, सो दिस इज RK शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें।